तो कैसे हो? नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। मैंने आपको पढ़ा दिया था सल्तनत कालीन के बारे में, यानी मैंने सल्तनत कालीन भारत पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद पढ़ाया था मैंने कौन सा पढ़ाया था बताओ? खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब सल्तनत कालीन प्रशासन रह गया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय शक्तियाँ, यानी जब मैंने आपको बताया था ना कि 1398-99 में तैमूर का आक्रमण हुआ भारत पर, तो उस समय नई नई राजवंश उदय हुए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी चरमराने लगी और नए राजवंशों का उदय होने लगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि एक क्लास आपके लिए यूजफुल रहे और आपको कुछ समझ में आए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ आप सीखो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हनुमान ते पर साकर कर कीन्हे प्रणाम और राम काज कीन्हे मीनू मोहि कहाँ विश्राम, ठीक है। शुरू करते हैं। क्या? क्षेत्रीय शक्ति। तो ये शुरू हुआ 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1300 से 1500 ईस्वी के मध्य बहुत सारी शक्तियां उद्भव हुई, ठीक है। अब हम दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जौनपुर, मालवा, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, असम, बिहार को समय समय पर अलाउद्दीन खिलजी हुआ, रोसा तुगलक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, उधर की सिकंदर लोदी हुआ, इन्होंने कैसे अपने अधीन किया, और इनके बीच में हुए नए नए शासक, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि हुआ था क्या था कि 1398-99 में भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि दिल्ली की सल्तनत स्थिति डामाडोल हुई। डामाडोल होने से नए नए वंशों का उदय हुआ। अब एक बात याद रखना कि दो प्रकार के वंश उदय हुए, दो प्रकार के। एक तो वे हुए जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हुए। दूसरे वे थे जो उनके अधीन थे, यानी रणपय थे, अधीन थे, अधीन में अपनी सत्ता स्थापित की। एक तो पूर्ण स्वतंत्र हुए, एक उनके अंडर में राजपाट किए, यानी उदय हुआ। और जब दिल्ली की सल्तनत की गद्दी यानी हिलने लगी, अयोग्य शासक आए, तो उन्होंने स्वयं को भी स्वतंत्र घोषित कर। दो प्रकार के थे, जो उनके एक तो अधीन थे, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से जो स्वतंत्र हुए? एक तो असम था, उड़ीसा, ठीक है। अब अधीन में कौन कौन से थे? तो अधीन में याद रखना कि मालवा, गुजरात, जौनपुर, ये थे, और बंगाल भी था। इन्होंने शुरू में तो क्या किया कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ शासन किया, मतलब अधीन शासन किया। और उसके बाद जैसे स्थिति दिल्ली सल्तनत की डगमगाने लगी, अयोग्य शासक आए, तो इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब दक्षिण में भी हुए उदय, दक्षिण भारत में हुए विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये हुए, ठीक है। इन्हें पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं, केवल आप पढ़ाने से आपको ये कि आपको नॉलेज मिले कि उधर उस टाइम क्षेत्रीय शक्ति किस प्रकार विकसित हुई। जैसे कि मैं आपको केवल इधर तो मैं बता रहा हूँ मालवा और गुजरात के बारे में, मालवा और गुजरात के
बारे में बताता हूँ। ठीक है, मालवा। 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 अब मालवा की बता क्या है कि 1401 ईस्वी में तो मालवा पहली बात कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, उज्जैन का आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, पहले इसको मिटा दूं और आपको बढ़िया तरह से बताता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। दो प्रकार के शासक हुए। एक तो जो दिल्ली सल्तनत से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, जैसे असम भी है, असम और उड़ीसा। और एक आंशिक रूप से स्वतंत्र है, अधीन है ये, उनके नीचे ही दबे रही है। तो वे कौन से थे? मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल। और दक्षिण में हुए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। ठीक है। अब देखो 1401 ईस्वी में मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में था, तो मध्य प्रदेश में तुगलक गवर्नर था जिसका नाम था दिलावर खान। क्या नाम था? दिलावर खान। और उसे हुसैन खान के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता में किया, मैं स्वतंत्र हूँ, आज से मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मेरा है शासन ही है मेरा सिंहासन, यानी मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो इस प्रकार से मालवा में दिलावर खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। दिलावर खान, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हुसैन खान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हुसैन खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब दिलावर खान ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अब इसका एक पुत्र हुआ, पुत्री सॉरी, दिलावर खान की पुत्री। क्या हुई? पुत्री। पुत्री का विवाह कराया इसने, अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया? खानदेश का शासक था, खानदेश का शासक मलिक फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी से कराया। अली शेर खिलजी से कराया। इससे क्या हुआ कि इसका राज्य था वो सुरक्षित हो गया। मतलब विवाहों के माध्यम, विवाह वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसने अपने राज्य को सुरक्षित किया। क्या क्या सुरक्षित? कि आसपास कोई भी सीमा पर कोई भी आक्रमण ना कर दे। इस प्रकार से इन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को सुरक्षित किया। ठीक है। और आगे चलते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा कि एक हुआ हौसम शाह। एक मिनट। इस वंश में एक शासक हुआ हौसम शाह। क्या हुआ? हौसम शाह। एक दूसरी बात आपको याद रख दें, ये मैं आपको केवल आइडिया दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले। और एक चीज बात की मैंने आपको बताया 1300 तो 1500 ईस्वी के बीच में ये स्वतंत्र हुए। पर आपको याद है कि 1550 यानी 56 के बाद जब अकबर शासक होना, तो ये सारे राज्य जो स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र प्रांत से, वो सभी मुगल काल में यानी मुगल सल्तनत में मिल गए, मुगल साम्राज्य में मिल गए। क्योंकि अकबर ने समूचे भारत को अधीन कर लिया था अपने, यानी सबको अपने अंडर। केवल एक रियासत रह गई थी, वो थी मेवाड़। और थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी मारवाड़, जहाँ पर रामचंद्र सेन के बारे में बताया जाता, पर वो भी अधीन हो गई थी। ठीक है। तो सबको अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। तो जो उदय हुए अब वो आगे चल के देखना कि आगे चलकर वो इसी सल्तनत में मिल जाएंगी, मुगल साम्राज्य की। ठीक है। एक हौसम शाह हुआ था, हौसम शाह। इसने क्या किया था कि इसने अपनी राजधानी की थार धार वो धार से कहा ले गया? मारू। मारू ले गया। ठीक है। धार से अपनी राजधानी को मारू ले गया। मारू ले गया। कौन ले गया? हौसम शाह। इस वंश ने
कितने वर्षों तक शासन किया? 1401 से 1531 तक स्वतंत्र शासन किया। कब से कब तक? 1401 ईस्वी से 1531 तक ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद हुमायूं ने अपने अधीन मिला लिया मालवा को। 1500 वो 1531 तक शासन किया। उसके बाद इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है। अब एक चीज दूसरी याद रखना कि इसका देखो मालवा है बीच में, तो इसका बंगाल से संघर्ष चला, गुजरात से संघर्ष चला, इधर को नीचे को विजयनगर बेहमनी साम्राज्य से संघर्ष चला, तो ये संघर्ष चलते रहे आपस में। ठीक है। तो ये था मालवा। मालवा के बाद पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस मालवा की स्थापना किसने की? दिलावर खान ने, हुसैन खान के नाम से प्रसिद्ध है, उसने इसकी स्थापना की। ठीक है। अभी तक तो एक दो क्वेश्चन आए हैं। मालवा मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र में, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र कौन था? मालवा। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं गुजरात। ठीक है। अब इसकी स्थापना हुई 1401 में। 1401 ईस्वी में किसने की थी? जफर खान ने। जफर खान ने। ठीक है। अब जफर खान ने 1401 में स्थापना कर दी और 1407 ईस्वी में ऑफिशियल शासक बनाई गुजरात का। ऑफिशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शासक बना गुजरात का जफर खान। ठीक है। और इसने तभी सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की। इसका मालवा के साथ मेवाड़ सॉरी मारवाड़, मेवा, मालवा, जौनपुर आदि के साथ संघर्ष चलता रहा। ठीक है। किसका चलता रहा? गुजरात का आदि के साथ संघर्ष चलता रहा। अब देखो जफर खान का बेटा हुआ, एक वो हुआ था पोता। क्या हुआ? पोता यानी पौत्र। पौत्र जिसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह। एक पोता हुआ, क्या नाम था? अहमद शाह। जिसने 1411 से 1441 तक शासन किया। और इसने एक इम्पोर्टेंट चीज, अहमदाबाद नगर बचाया। अहमदाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है। किसकी स्थापना की? अहमदाबाद नगर की स्थापना की अहमद खान ने 1413 ईस्वी में। 1413 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना कर दी। ठीक है। अब इसका राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था? चांपानेर, काठियावाड़, काठियावाड़ कहाँ? गुजरात में। काठियावाड़, जूनागढ़, कच्छ आदि तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। अब एक बात बताना कि इस पे ना गुजरात का है। याद करो कि अकबर था ना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा कब बनाया था? जो गुजरात विजय कब करी थी? 1572। तो 1572 में ये स्वतंत्र सत्ता खत्म हो गई थी। 1572 ईस्वी में ये सत्ता खत्म हो गई थी। कौन सी? गुजरात वाली। 1572 ईस्वी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका विजन वो संघर्ष चलता रहा सॉरी मेवाड़, मारवाड़, मालवा, जौनपुर आदि से, और उधर को विजयनगर से भी चला था। ठीक है। तो ये इस प्रकार संघर्ष चलता रहा और 1572 में इसको अकबर द्वारा विजित कर लिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी स्थापना किसने की? जफर खान ने। और इस किस नाम से बैठा था? मुजफ्फर। मुजफ्फर शाह के नाम से बैठा था और उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक मेरे कब की थी? 1407 ईस्वी में। 1407 ईस्वी।
इसी प्रकार नए नए उड़ीसा हुआ, जौनपुर हुआ, इनका उदय हुआ और इनका अंत हुआ। एक हुआ था शासक, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कश्मीर का शासक था जिसका नाम था आबिदीन। एक बार इसको मिटा दूं, उसके बाद बताता हूँ आपको। जैनुल आबिदीन, इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने कश्मीर से जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या होता है? जो हिंदुओं से लिया जाने वाला, यानी हिंदू धर्म में से लिया जाने वाला टैक्स था, यानी इसे कह सकते हैं धर्म रिलीजियस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था। ठीक है। अब कोई हिंदू, मुसलमान, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता था, उससे ये नहीं लिया जाता। तो इस जजिया कर को समाप्त किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने समाप्त किया था। इसलिए किसी कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहते हैं। और ठीक है, और इसका शासन रहा था 1420 से 1470 का। एक बात बताओ, तो 1420 से 1470 तक रहा था। कहाँ रहा था? कश्मीर में। कहाँ रहा था? कश्मीर में शासक रहा। मेरे को एक चीज समझाओ यार, ये तो कश्मीर से बात अकबर से पहले हुआ था, 1420 ईस्वी में। फिर इसे कश्मीर का अकबर कहा क्यों कहा जाता है? भाई ऐसे ही है जैसे कि हम कहते हैं ना कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से अराउंड 1600-1700 साल पहले हुआ था। भारत का मैकियावेली चाणक्य, इस प्रकार से कश्मीर का अकबर कहते हैं। ठीक है, आइए को आपको समझ में आया होगा। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको विजयनगर साम्राज्य, जिसपे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य, आई होप आपको पसंद आए। विजयनगर साम्राज्य। कहानी सुनो पहले। विजयनगर के साम्राज्य का संबंध बताते हैं बारंगल। बारंगल यानी काकतीय वंश से। किससे बताते हैं? काकतीय वंश से। एक चीज, काकतीय वंश से। काकतीय वंश से क्योंकि इसकी स्थापना की थी दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का बारंगल के काकतीय वंश के सामंत यानी परिवार से थे, या सामंत थे, कुछ भी मान लो। ठीक है। अब तुगलकों ने क्या क्या? तुगलकों ने, किसने? तुगलकों में मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय वंश को नष्ट कर दिया, यानी काकतीय वंश का सर्वनाश कर दिया। ठीक है, काकतीय वंश का कर दिया सर्वनाश। अब ये दोनों भाई क्या कर रहे कि काकतीय साम्राज्य को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? कामपिली और आना गोंडी। ये कहाँ है? कर्नाटक। कामपिली और आनागोडी चले, जहां पर ये स्वतंत्र राज्य करने लगे, इधर रहने लगे। तो हुआ क्या था? मोहम्मद तुगलक के सेना ने यहाँ आक्रमण किया, दोनों को बंदी बना लिया। दोनों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया, हरिहर और बुक्का, और ले गई दिल्ली। अब इनसे कहा या तो इन दोनों की हत्या, यानी गर्दन कलम, या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। भाई मरता क्या क्या नहीं करता, तो इन्होंने क्या कहा कि यार इस्लाम स्वीकार कर ले। भाई इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, हरिहर और बुक्का। ठीक है। अब हरिहर और बुक्का बन गए इस्लामी, यानी मुसलमान बन गए। अब मुसलमान बनने के बाद क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक क्वेश्चन थे,
इनसे क्या हुआ, खुश हुआ। तो इसने कहा कि अब तुम जाओ दक्षिण में और दक्षिण को विजय फतेह करो और दिल्ली सल्तनत में मिलाओ। अब दोनों भाई गए दिल्ली से कहाँ, विजयनगर साम्राज्य, वो सॉरी एक मिनट, क्या हो, सॉरी, दक्षिण की तरफ। अभी विजयनगर साम्राज्य आया नहीं, विजयनगर साम्राज्य अभी आया स्थित नहीं आगे। अब यहाँ उनका सामना हुआ गुरु विद्यारण्य से, और उनकी परवाह ना करें कि यार हमने क्या कर दिया, हमने अपना धर्म छोड़ दिया और दक्षिण भारत पहुंच के इन्होंने तुगलक साम्राज्य का विरोध करना शुरू कर दिया, यानी प्रतिरोध करना शुरू कर दिया कि हमें नहीं करना, हमें तो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है। हमें क्या करना है, स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है, हमें नहीं करना किसी के साथ। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यार अपन को अपने मुसलमान से अपने हिंदू धर्म में आना होगा। भाई अपने धर्म में आएंगे तो उन्होंने गुरु विद्यारण्य से कहा कि गुरुजी हमें अपने धर्म में लो। तो इन्होंने श्रृंगेरी एक जगह वहां पर, और तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस जगह इनको उन्हें हिंदू धर्म में वापिस लाए, उन्हें हिंदू धर्म में वापिस लाए। और उसी जगह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। क्या अब विजयनगर अपना कोई शासन, अपनी कोई रियासत, अपनी कोई राज्य स्थापित करे तो तभी किया विजयनगर साम्राज्य। याद रखना 1336 ईस्वी में, इतनी रामायण के बाद 1336 ईस्वी में किसने की, हरिहर गुप्ता, हरिहर और गुप्ता ने। ठीक है, हरिहर गुप्ता ने इसकी स्थापना की। और ये कौन से वंश का, तो संगम वंश, संगम वंश। हरिहर बड़ा भाई है, बुक्का छोटा भाई। ठीक है, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना कर दी। अब हरिहर ने करा था 1336 से 1356 तक शासन, 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन करा। कब से कब तक करा, 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन करा हरिहर ने। और एक बात याद रखना, जैसे विजयनगर साम्राज्य हुआ ना, और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। किसकी हो गई, बहमनी साम्राज्य। तो इनको अपना प्रतिद्वंदी भी मिल गया, और वो भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी भी इनको मिल गया। किनको, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य को। 1356 से 1336 से 1356 तक शासन किया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब इसका भाई 1356 से 1300, एक मिनट इसमें इनके डाल लो, एक मिनट, 1377 तक शासन किया। दोनों भाई भाइयों की एक खास बात थी कि इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की। दोनों भाइयों ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की, कोई उपाधि धारण नहीं की दोनों भाई। ठीक है, दोनों भाइयों ने क्या किया कि कोई भी उपाधि धारण नहीं की, हरिहर और बुक्का ने। अब इसके बाद हुआ, इसके बाद चेर पांड्य तक अपना शासन विस्थापित किया, ओहिसल और द्वार समुद्र को भी अपने अधीन मिला लिया, पर गुलबर्गा जहाँ बहमनी साम्राज्य था उसको अपने शासन में मिला नहीं पाए। ठीक है, अब इसके बाद हुआ 1377 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसका हुआ इसके बाद हरिहर दुत्ते। कौन हुआ, हरिहर दुत्ते, जिसने 1377 तक से 1404 तक शासन किया, हरिहर दुत्ते। कौन हुआ, हरिहर दुत्ते, हरिहर दुत्ते। जिसने राज परमेश्वर और राजाधिराज राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने, हरिहर दुत्ते ने। ठीक है, अब हरिहर दुत्ते के बाद हुआ देवराय।
कौन हुआ? देवराय, देवराय प्रथम। इसके बाद हुआ देवराय प्रथम। इसमें कब तक के आए थे मैंने बताया ना, 1400 सॉरी 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक शासन किया। अब वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ तो कोई कहानी मजा भी नहीं आ रहा होगा आपको भाई। मैं आपको केवल फैक्ट्स ही बता रहा हूँ ना कि इतने 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया। आपको मजा तो नहीं आ रहा होगा, पर जब मैं आपको अगली वीडियो कराऊंगा तो एज ए इंजॉयमेंट, एज ए कहानियों की तरफ चल जाऊंगा। ठीक है, आज देख लो कि 1377 1404 ईस्वी तक शासन किया। अब इसके बाद हुआ देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। एक बात होता है संगम वंश था, संगम वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? संगम वंश। देवराय प्रथम ने करा था 1404 से 1422 तक, 1404 से 1422 तक। ये ऐसा शासक था कि ये युद्धों से परहेज करता था, यानी ये युद्धों की वजह वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी जो से समस्याओं को सुलझाना चाहता था, विवाहों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहता था। इस प्रकार से ये शासन करता था। ठीक है, अब देवराय प्रथम ने 1422 तक करा। अब इसके बाद द्वितीय हुआ, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय हुआ जिसने 1422 से 1446 तक शासन किया। अब इसकी दो तीन बात याद रखना कि इसने गजवेटकर, गज एग्जाम में पूछा जाता है, गजवेटकर की उपाधि किसने धारण की? या प्रौढ़ देवराय, गजवेटकर या प्रौढ़ देवराय की उपाधि किसने धारण की? या इमाड़ी, इमाड़ी एक और याद रख लो, इमाड़ी, ये भी अक्षर पूछे, इमाड़ी देवराय की उपाधि किसने धारण की? इमाड़ी देवराय की उपाधि किसने धारण की? ये सभी उपाधि धारण करी थी इसने। और इसने पता क्या किया? देवराय द्वितीय एक शक्तिशाली शासक है जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसको मजबूर कर दिया कि यह मतलब विजयनगर साम्राज्य को टैक्स दे। क्या दे? टैक्स। इसने मजबूर कर दिया और उनका बेंगोल साम्राज्य 3 संघर्ष हुए जिसमें तीनों बार इसने बेंगोल साम्राज्य को बुरी तरह से परास्त किया, यानी अपने पैर के नीचे रखा बेंगोली साम्राज्य को। ठीक है, देवराय द्वितीय ने। अब इसके बाद देवराय द्वितीय के मृत्यु के बाद इसके अयोग्य शासक हुए, अयोग्य शासक हुए। अयोग्य शासकों के आने से धीरे धीरे संगम वंश का होने लगा पतन। क्या होने लगा? धीरे धीरे पतन। और 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष पढ़ो, आज मैं पता जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी जल्दी कवर करो, क्योंकि पहले मैं टाइम लेता था तो आपको भी मजा नहीं आता था। ठीक है, कौन आया? विरूपाक्ष, जो संगम वंश का अंतिम शासक था, जिसको इसी की सेनापति नरसिंह सालू ने परास्त करके सालू वंश की नींव डाली। किस वंश की? सालू वंश की नींव ठीक है मेरे भाई, सालू वंश की नींव डाली। ठीक है, और ये 1485 ईस्वी में पता है विरूपाक्ष को क्या बोला है? 1485 ईस्वी में, 1485 से 1505 तक शासन किया। 1485 से 1505 तक सालू वंश ने केवल 20 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? केवल 20 वर्षों तक ही शासन किया। किसने? सालू वंश। अब सालू वंश के बारे में बताते हैं कि 1485 से
यार एक ढंग से बना पाऊँ नहीं। सालू वंश। सालू वंश 1485 से 90 ईस्वी तक करा नरसिंह ने शासन। नरसिंह सालू ने। और नरसिंह सालों के बाद किया था 90 से 1505 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी तक इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह। एक क्वेश्चन बताओ, देखते हैं आपका ध्यान था तो। इमाड़ी की उपाधि किसने धारण की थी? बताओ। बताया ना मैंने आपको, देवराय द्वितीय ने, जिसे हम प्रौढ़ देवराय कहते थे, जिसे हम गजवेटकर देवराय कहते थे। दूसरी बात, राज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने। किसने? हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। ठीक है। इमाड़ी नरसिंह ने शासन किया। अब पता है इसका वो था संरक्षण, क्या नाम था? नरसा नायक। क्या नाम था? नरसा नायक। क्या नाम था मेरे भाई? नरसा नायक। और इसका पुत्र था वीर नरसिंह नायक। इसका पुत्र था वीर नरसिंह नायक। नायक ने इमाड़ी नरसिंह को परास्त किया, हराया, मृत्यु की और शासक कर लिया, और एक नए वंश की स्थापना की जिसे तुलुक वंश के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? तुलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तुलुक वंश के नाम से जाना जाता है। तुलुक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एक मिनट इसको मिटा दूं क्या? तुलुक वंश। ठीक है। चालू कर। तुलुक वंश में आता है वो। तुलुक वंश के बारे में बताता हूँ। तुलुक तुलुक वंश की स्थापना हुई थी 1505 ईस्वी। किसने की थी? वीर नरसिंह। और इसने कितने टाइम तक शासन किया? 1509 ईस्वी तक। 1509 ईस्वी तक शासन किया। इसकी कोई उपलब्धि नहीं थी। 1509 तक शासन किया। थोड़ा बहुत राज्य विस्तार किया था इसने। क्या किया था? थोड़ा बहुत राज्य विस्तार किया था बस। ठीक है। राज्य विस्तार किया था इसने। और तो क्या था? अब 1509 ईस्वी में बना। 1509 ईस्वी में बना। 1509 ईस्वी में बना कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय शासक बना। और 1529 तक, कहीं ऐसे 1530 में मान लेते हैं, यानी दिसंबर जनवरी में इनकी डेथ हुई तो 1530 तक मान लेते हैं। ठीक है। कृष्ण देव राय इसका सौतेला भाई। किसका? नरसिंह। नरसिंह का सौतेला भाई था कृष्ण देव राय। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा। याद रखना, 1509 से 1530 तक इसने शासन किया। 1509 से 1530 तक शासन किया। इसको अब आपसे कहानी शुरू करते हैं लिखाने से पहले।
1509 से इसने 1530 तक शासन किया। यही वो दौर था जब भारत पर आक्रमण होने लगे। याद है ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर के समय। अब कहते हैं, अगर कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय यदि पानीपत के प्रथम युद्ध या राणा सांगा के खानवा युद्ध में सपोर्टिव हो जाता, यानी ये सपोर्ट में आ जाता, तो बाबर की कोई औकात नहीं थी। बाबर की कोई औकात नहीं थी कि वो भारत की गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि बाबर खुद कहता है कि उस समय का सबसे शक्ति हिंदू शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय नाम में है कृष्ण, और कृष्ण भगवान के बारे में तो आपको पता ही होगा। ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि जो कृष्ण भगवान में नहीं थी। उसी के समकक्ष राजनीति, वीरता, चातुर्यता, बुद्धिमता, लेखक, कवि और इन मनुष्य प्रथा में सर्वोत्तम था कृष्णदेव। और दक्षिण भारत पर खामोशी का शासन किया। जब मैं बता रहा हूँ ना, जब नरसिंह शासक बना उसके बाद विद्रोह हो गया था सामंत और अमीर वर्ग में कि कृष्णदेव राय को शासक नहीं बनने देंगे, कृष्णदेव राय को शासक नहीं बनने देंगे, गद्दी पर बैठने नहीं देंगे। तो इसने अपनी चातुर्यता, कूटनीति, युद्ध कौशल, वीरता, बुद्धिमत्ता सबका उपयोग करके शासक बना और दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बना। इसने अष्टदिग्गज शुरू किया। क्या शुरू किया? अष्टदिग्गज, यानी अष्टदिग्गज में अपने 8 ऐसे योग्य व्यक्ति रखता था जो किसी एक फील्ड के सर्वोच्च सर्वोच्च, एक राजनीति में, फिलोसफी में, चाहे युद्ध कला में, मतलब अष्टदिग्गज का शुरू किया इसने। लेखक था, इसने लिखी थी अपनी पुस्तक आम कौन सी पुस्तक थी इसकी? आम ल्याद, जिसे चाणक्य की अर्थशास्त्र से तुलना करते हैं, जिसमें राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। ये स्वयं लिखी थी इसने, कृष्णदेव राय ने। पांड्य बहमनी साम्राज्य, उधर अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर सबको हराया इसने, सबको, और सबको अपने साम्राज्य में मिलाया। बाबर की वो औकात नहीं हुई थी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दे, क्योंकि पता था कृष्णदेव राय के नाम का एक बेटा है, बुरी तरह से सूरता, बुरी तरह से, और ऐसा मार लगाता, अगर बाबर में अगर इतनी भी ना दक्षिण पर आक्रमण कर देता कृष्णदेव राय के समय। एक गलती मान लो या कुछ ही मान लो कि हिंदुओं की क्या हुई कि अपने देशवासियों की होती कि हम किसी की क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, अपन जो शासक कर रहा है हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहेंगे। ये हमारी शुरू से ही पॉलिसी रही है, और वो भी अब भी। चाहे आप देख लो, चीन भारत पर आक्रमण करता रहता है, जवाब हम केवल जवाब देंगे, आक्रमण नहीं करेंगे पहले से, बस हम केवल रक्षा करेंगे, कभी किसी को विरोध नहीं करेंगे। इसी में हमको पाकिस्तान वो आंख दिखाते थे, पर अब धीरे धीरे बदल रही है पॉलिसी। भाई, जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य, कोई भी देश जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा ना, उसको कोई नहीं पूछता। भाई, आपको अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है। कृष्णदेव राय शक्तिशाली था, ठीक है, पर पता चला कि जब भारत पर विदेशी आक्रांताएं हमला कर रही है तो इसको जाना चाहिए था, उसको बाबर को हराना चाहिए था।
पर ये खुद ने कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपनी साइड आएगा तब आक्रमण करेंगे। और इसी बंधुत्व या इसी में बंध के नहीं क्या हुआ, हम भारतीय पीछे रह गए। एक राज्य पे आक्रमण होता देश से दूर से कि हम पे थोड़ी हो रहा है, हम पे होगा तब देखेंगे। ऐसे हमको मुगल विदेशी आक्रांत 800 सालों तक हम पे शासक हुआ, और वो मानसिकता है अपन की आज भी। और दूसरा देश हम पे आक्रमण कर रहा है, साले घर में घुस के मारो भाई, घर में घुस के मारो किसी को भी। आपको इससे भ्रम से बाहर निकलना होगा कि हम केवल अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी या कोई राज्य या कोई देश अपनी चरम पे आ जाता है ना, उसको दंड दो, उसको ऐसा छोड़ो कि दोबारा वो ना कर पाए। आप कोई भी देश को ले लीजिए, अमेरिका, भाई अमेरिका ने क्या क्या अपने भय बना रखा है। जब एक बार आप भय बना दोगे ना, तो दुनिया आपकी ओर तो आक्रमण करेगी नहीं, आपके बारे में सोच ही नहीं सकती कि इस पे भी आक्रमण हो सकता है। आपको भय भय बनाना पड़ेगा, भय। जब तक आप किसी में भय नहीं बना सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अब भय ऐसा नहीं है कि आपको डराना है किसी को, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी को डराना है, पर अपनी शक्ति को बताना भी तो कि मैं शांत हूँ, शांति रहने दो, कि मैं शांत हूँ, शांति रहने दो। यदि मैं बदला ना, प्रलय मचा दूंगा। मैं बदला तो प्रलय मचा दूंगा। जब समुद्र शांत होता है ना, तो समझ लेना कि बहुत घातक होने वाला है, लहर सुनामी आने वाली। पर अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, हमेशा सहनशीलता ही काम नहीं आती। एक दो बार तो हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ता है। आप देखते आ रहे हो चीना आंख में आंख डाल रहा है, भाई एक बार फूट दे, दोबारा देखेगा नहीं नजर। ठीक है, हम अपन से पढ़ाते हैं। क्या किसकी स्थापना की, 1509 से 1530 तक शासन किया। इसने अष्टदिग्गज की स्थापना करी। अष्टदिग्गज आमुक्त लयाद की स्थापना करी, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य की अर्थशास्त्र से तुलना करते हैं, चाणक्य की अर्थशास्त्र से तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखो डेट्स की क्या कि 1510 में इसने उड़ीसा को हराया, 1513-17 में इसने बेमनी पे आक्रमण किया, 3-4 बार उसे हराया और अपने अंदर सम्मिलित करने का वो प्रोत्साहन करा। ठीक है, किसने, इसने कृष्ण देव राय। इसके सामने समय पुर्तगाली शासक, पुर्तगाली का व्यापारी था, क्या नाम था, अबू बकर, ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा कि जाइए कृष्ण देव राय के शासक की और उनसे कुछ मदद लीजिए कि यहाँ पर हमें व्यापार करना है, उसके लिए रियायत दे दे, छूट दे दे। तो छूट दे दी और लाभ दे दिया, मोहर दे दी, जगह दे दी। तो इस प्रकार से कृष्ण देव राय ने उनकी खूब मदद करी, कई मंदिर बनवाए। बृहदेश्वर मंदिर कृष्ण देव राय के समय बना था। और ऐसे मान बताते हैं कि जो अपन का तिरुपति बालाजी मंदिर है, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में बना। बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का कांचीपुरम मंदिर, इन्हीं के टाइम के। ठीक है, अब देखो कृष्ण देव राय की एक कमी रही थी। कमी क्या थी कि ये समय का अनुकूल नहीं बदला। जिस प्रकार आपने पता है कि पुर्तगाली अपनी जहाजों के माध्यम से भारत में व्यापार करने आए,
तो इसने नौसेना को सुदृढ़ नहीं किया और यहीं इसकी कमी रह गई। पांड्य हुए, चेर हुए, चोल हुए, इन्होंने सबने अपनी नौसेना को सुदृढ़ कर रखा था, जो इनके पतन का कारण भी बना। तुलुक वंश के पतन का कारण भी बना। ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और 1530 में इसका भाई था अच्युत देव। क्या? अच्युत देव कुछ समय के लिए शासक बना। अब शासक बनने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ये था कि कृष्णदेव राय का पुत्र था, वो छोटा था, तो इसके संरक्षण में शासन करा। उसके बाद शासक बन गया। तो इस प्रकार शासन चलता रहा और 1485 ईस्वी में, एक मिनट इसको मिटा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लो। लास्ट बता दूं कि कैसे इस वंश का पतन हुआ। कि 1543 ईस्वी सदाशिव नाम का सदाशिव शासक बना। अब ये प्रभाव में था राम राय। किसके नाम? एक ब्राह्मण था, राम राय के प्रभाव में था। ठीक है। अब मैंने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय ने इतना विशाल कर दिया था कि कोई भी इससे टक्कर नहीं ले पाया। ठीक है। अब छोटे मोटे राज्य थे, वो आपस में शासन कर रहे थे। तो राम राय ने क्या कहा कि गोलकुंडा हुआ, बीजापुर हुआ, इधर अहमदनगर हुआ, ये इन सब पर मुसलमान शासकों का वो था, तो शासन कर रहे थे शासक थे। कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन पर इनका शासन था। ठीक है। अब शासन तो इनका था ही। अब इसने क्या किया कि इसने फूट डाल दे कि यार तेरे से गोलकुंडा वाला, अहमदनगर वाले से कि गोलकुंडा वाला तेरे से ऐसे कह रहा कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। भाई ऐसे बोल रहा था हमसे, तो वो लंच पे आया था हमारे पास है और बोल रहा था कि अहमदनगर वाले तो गोलकुंडा के सामने जूती तले रहते। गोलकुंडा वाले ने क्या कहा, अहमदनगर वाले तो हमारी जूती के नीचे रहते हैं, हमारा हम बोल देंगे तो उसी जगह खड़े हो जाएंगे। अहमदनगर वालों का आया गुस्सा, गोलकुंडा पर चढ़ाई कर दी, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, दोनों हार के बैठ गए। फिर दोनों को विजयनगर साम्राज्य की इसने सदस्य ने हरा दिया। इस प्रकार उससे करा था बीजापुर वालों से कि ऐसा ऐसा बात है कि दोनों आपको सर्वश्रेष्ठ माने, सुप्रीम में किया, तो आप तो है ही नहीं। ये चलता रहा चलता रहा और उनकी समझ में भी आ गया, यार ये चारों मुस्लिम हम आपस में लड़ रहे हैं, मुस्लिम भाई ओके आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, गेम तो बजाना पड़ेगा, इसका गेम तो बजाना पड़ेगा। तो चारों हुए एक साथ 1565 में। कोई भी फूट डालने की नीति एक ही समय तक काम करती है, एक ही समय तक काम करती है, उसके बाद सब उकता आ जाते हैं, समझ में आ जाता है। समझ रहे हो? एक ही समय तक काम करती है, इसके बाद सब उकता आ जाते हैं। तो 1565 में चारों हुए एक साथ और करते हैं चलो विजयनगर पर हमला। भाई चार शक्ति, चारों की सेना बेशक शक्तिशाली शासक था। तो क्या हुआ, और इसमें एक वो और लगा दे कि जिहाद का नारा, कि ये धर्म युद्ध है, मुसलमान सब एक हो गए, संगठन बना और तालिकूट
याद रखना कालीकोट। क्या? कालीकोट के पास, कालीकोट के पास बन, क्या नाम था ये, बन्नी हा हिट्टी भिन्नेट्टी नाम का युद्ध हुआ, जिसे हम राक्षस, किस नाम से, राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना इस शब्द को, राक्षस तगड़ी, अगर आपको दिख रहा नहीं तो, राक्षस तगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राक्षस तगड़ी युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें विजयनगर साम्राज्य बुरी तरह से पराजित हुआ, बुरी तरह से पराजित हुआ। और इन चारों ने मिलकर इसको खूब लूटा, तहस नहस कर दिया, आग लगा दी, महिलाओं से बलात्कार किया गया, बच्चों को सबको गुलाम बना लिया गया, एक एक चीज को जला दिया। आज भी आप देखोगे तो कर्नाटक के हम्पी में इनके अवशेष देखने को मिल जाते हैं, दीवारों पे आपको जली हुई दीवार मिलेंगी। आज केवल विजयनगर साम्राज्य के अवशेष रह गए, भयंकर क्रूरतापूर्वक नष्ट हुआ चारों। भाई अपार संपदा मिली, महिलाओं के साथ बलात्कार सब, तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य हुआ नष्ट। एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज है ना, आपकी मतलब कोई कार्य, मतलब कहने का है कि आप किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हो कि ये सही है, सही है, सही है, और जनता को उलझा रहे हो, 5 साल 10 साल तक वो ठीक है, वो अच्छी लगेगी, उसके बाद जनता का मूड उससे हट जाता है, या लोगों का मूड उससे हट जाता है। जिस प्रकार बताया था इसने, राम राय ने फूट डालो की नीति से अपनाया कि बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो लास्ट में समझ में आ गया सबको कि यार हम आपस में लड़ रहे हैं और ये मजा ले रहा है, तो सब एक हुए और विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ कि आप होशियार हो, ठीक है, आप दूसरे को मूर्ख समझने की कोशिश मत करो। वह किस चीज को लेके बैठा है आपको खुद पता नहीं होगा, समझ रहे हो? आप होशियार हो अच्छी बात है, पर दूसरा कैसा है इसके बारे में आप कह नहीं सकते। डोंट जज। आपको पता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, आपको ये थोड़ी पता है कि दूसरे के पास कितना ज्ञान है, नहीं है। आप अपनी ज्ञान को तो पता है कि आपके पास इतना है, दूसरे के पास थोड़ी पता है कि इतना है उसके पास, तो इसी को ध्यान में रखो। डोंट एस्टिमेट एनी पर्सन। थैंक यू। और हाँ, विजयनगर साम्राज्य की कुछ शब्दावली है, जैसे उर, नाडु, इन सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत रह गया कि प्रशासन रह गया, बहमनी साम्राज्य रह गया, उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। कि गलती हो रही है हमारे साथ, मान रहा हूँ, सुधरेंगी, अपन कोई कुछ कर रहे हैं ना, धीरे धीरे सुधरेंगे, अपने आप को रिगड़ेंगे, अपने आप को रिगड़ेंगे और थोड़ा सा सुधरेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ गलत करेंगे, गलत मतलब त्रुटि होंगी कोई काम करने में, उनको स्वीकार करेंगे, उन पर काम करेंगे और बार बार करेंगे, देखेंगे मंजिल हमें कहाँ लेके पहुंचाएगी। आज हम यहाँ खड़े हैं, देखेंगे कल हम कहाँ पहुंचेंगे। अपने गोल को अपने पास रखो, किसी भी कभी भी किसी को मत बताओ। जिंदगी में खामोशी से रखो, यानी कोई भी
मेहनत ऐसी इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी वो है ना सक्सेस शोर मचा दे। यानी खामोश इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।